हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे, जितना प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्लूइड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था। जितने भी टाइप के फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, सारे को मैं एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि डायलेटेड फ्लूइड का ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ इस तरह से क्यों बना। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा, उस लेक्चर को देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस लेक्चर को देखो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस लेक्चर में जितने भी टाइप के फ्लूइड है उसको मैं एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, देखो जरा। जैसे ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, तो हमने देखा है जब भी हम डी यू बाई डी वाई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। ये आपको ध्यान देना। ये कैसे आया, इसको मैंने ऊपर क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने नीचे क्यों नहीं लिखा, क्या कारण है इसका। हम जानते हैं कि देखो टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई। ये किसका लॉ है, न्यूटन साहब का विस्कोसिटी का लॉ है। तो आप y इक्वल टू इसकी mx से तुलना करा दो, कंपेयर कर दो। तो m की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, म्यू है, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है टाउ। और x की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स। अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालू तो आप बताएंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सीधी सी बात है m आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगी वैल्यू। ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू डी यू बाई डी वाई तो क्या आएगा, डी टाउ बटे डी यू बाई डी वाई तो आएगा ही। किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी टाउ बाई डी और डी यू बाई डी वाई इसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, आप बताएंगे सीधी सी बात, म्यू आएगा। तो आप बता सकते हैं म्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस और से वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्राफ का। कुछ नहीं, आप खुद बताओ, कांस्टेंट है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट है ये। अब इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ, ये है इसका ग्राफ इस तरह से। अब ये ग्राफ किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का है। ये किसका ग्राफ है, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। सॉरी। अब ये न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होता है, हमारे पास जो विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। और जो कि ये क्या है, स्लोप। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रहेगी, ये हर एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट रहेगी। अब आपको, आप एक बात और है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये कांस्टेंट है। आप खुद बता सकते हैं कांस्टेंट इसलिए क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। नीचे से ऊपर से, नीचे से देखो यहाँ तक का कहीं भी, ये इस लाइन में क्या है, ये यूनिफॉर्म लाइन है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे आप देखो जरा, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। इस पॉइंट पे देखो तब कांस्टेंट, इस पॉइंट पे देखो तब भी कांस्टेंट है, यानी कि। और जब आपको ये भी पता है कि इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या बताती है, डायनेमिक विस्कोसिटी। इस लाइन की स्लोप है न्यूटन फ्लूइड के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बताती है। अब इसके बाद ये वाला ग्राफ है। अब आपको मैंने एक बात बताया था। अब एक आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होता है, आप बताइए, विस्कोसिटी जीरो होगी। अगर विस्कोसिटी यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे, ये यही तो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वैल्यू जीरो पुट करोगे तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, आप बताइए, टाउ इक्वल टू जीरो। अब आप खुद बताओ टाउ कहाँ जीरो होगा, आप बताते वाई, जो वाई एक्स, जो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जीरो। तो टाउ जीरो कहाँ होगा, इस एक्सिस पे। इसका मतलब आप बता सकते हैं सीधा सीधा कि जो आइडियल फ्लूइड है वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका आइडियल, आइडियल फ्लूइड। ओके। अगर इसी केस में मैं बताऊं कि, इसी केस में बताऊं, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसी केस में मैं ये बताऊं कि, अब आपको मैंने एक बात और बताया था, सॉलिड क्या होता है। सॉलिड आर दो सब्सटेंस which comes under the influence of force or shear force. It deform up to a certain point. Once this point is achieved, no further deformation is occur. तो आपको ध्यान देना है, इसका मतलब सॉलिड एक पर्टिकुलर, इसका मतलब ये है कि सॉलिड एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अगर हम आइडियल सॉलिड की बात करें तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, आइडियल सॉलिड के केस में, आइडियल सॉलिड के केस में डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो हो गया, किसमें, आइडियल सॉलिड के केस में। और जब डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, इस एक्सिस पे जीरो होगा। आप खुद बताओ, एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या होगा, जीरो। डी यू बाई डी वाई जीरो है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, इसको बोलेंगे आइडियल, आइडियल सॉलिड। ये बात आपको ध्यान, ये है आइडियल सॉलिड।
सॉरी। अब जो ये वाला ग्राफ है, इस तरह से आप खुद बताओ जरा, इस लाइन की जो स्लोप है, ये इस ग्राफ की जो स्लोप है वो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जब इंक्रीज करिए, इसमें जो एन की वैल्यू है, हाँ यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है ऊपर, ठीक है। एन क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है। ये मैं इस लेक्चर में नहीं बता सकता, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा उसमें सारा मैंने डिटेल में बताया है एन के बारे में, हर चीज को प्रूव किया है मैंने कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी। अब इस केस में क्या होता है हमारे पास, इस केस में स्लोप बढ़ रही है ना, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी वन से। अब इस केस में डी यू बाई डी वाई, किस केस में, जितना ज्यादा होगा उस केस में आपके पास एपरेंट विस्कोसिटी होगी, एपरेंट विस्कोसिटी। अब आप बताएंगे ये एपरेंट विस्कोसिटी कहाँ से आई, अभी डायनेमिक विस्कोसिटी, अभी एपरेंट विस्कोसिटी। इसका जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है। एपरेंट विस्कोसिटी बताऊं क्या है कि एपरेंट विस्कोसिटी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में इसका जिक्र किया जाता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में बताऊं क्या होता है कि हर एक फ्लूइड के जो एन की वैल्यू है वो अलग अलग है। जब एन की वैल्यू अलग अलग है तो हमारे पास क्या है कि चल मैं ये भी बता ही देता हूँ थोड़ा, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको थोड़ा, वैसे बताने का कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में आपको पता है कि ये डायलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ है, ये है डायलेटेंट, डायलेटेंट फ्लूइड। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में हमें पता है कि क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ नॉट इनिशियल या यील्ड स्ट्रेस प्लस प्लस म्यू एपरेंट डी यू बाई डी वाई, ये है। अब आप बताओ म्यू एपरेंट क्या हो गया, म्यू एपरेंट तक के कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब डी यू बाई डी वाई की होल पावर कितनी होगी, एन माइनस वन। सॉरी, अब मैं आपके सामने एक वैल्यू रखूंगा, आपको और सारी चीज खुद समझनी। एन बड़ा है किससे, वन से। एन यहाँ पे बड़ी वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल वन से बड़ी है, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। अब आपने क्या किया, पॉजिटिव आई है। अब आपने क्या किया, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू बढ़ा दी, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू बढ़ा दी। जब डी डी वाई की वैल्यू बढ़ाओगी तो एपरेंट विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। किस केस में, डायलेटेड फ्लूइड के केस में। और एपरेंट विस्कोसिटी नथिंग बट क्या है, आप बताते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में इस ग्राफ की क्या है, स्लोप है, इस ग्राफ की क्या है, स्लोप है, इस ग्राफ की क्या है, स्लोप है। आपको पता है तो ग्रेजुअली अगर इनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो जो हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया इसका। आप बताएंगे जो आप स्लोप बता रहे हैं किस बेस पे बता रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज वैल्यू इसमें जीरो। अब अगर इसका डिफरेंशियल डी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में कर तो ड्यू नॉट नहीं बच जाएगा यहाँ पे भी, आप बताएंगे बिल्कुल बचेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ये मैंने बता दिया आपको, वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकते हैं, डायलेटेड फ्लूइड से कम 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे ही पूछ सकता है, वो बताएगा कि डायलेटेड फ्लूइड के केस में, एक बात बताओ, डायलेटेड फ्लूइड के केस में एन की वैल्यू कितनी होती है, एक से बड़ी, एक के बराबर है, एक से छोटी, इसमें से कोई सा नहीं तो एक से बड़ी, पहला। अब इस वैसे बताया कि डायलेटेड फ्लूइड के केस में अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डिफॉर्मेशन बढ़ाते तो हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस केस में एपरेंट विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इसका जो ग्राफ है वो वो इसका ग्राफ है, डायलेटेड फ्लूइड का ग्राफ क्या बताता है, आपको बोलना है एपरेंट विस्कोसिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी हो सकता है कि एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है। एपरेंट विस्कोसिटी बताऊं क्या होती है, हर एक फ्लूइड के लिए जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होगी हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी मतलब क्या होगी, डिफरेंट होगी। एपरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, आप देख लो कांस्टेंट है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एपरेंट विस्कोसिटी है, एपरेंट विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, फ्लूइड टू फ्लूइड क्या होगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। देखो जरा एन की वैल्यू जब बढ़ी थी तो एपरेंट विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, अभी पता चल जाएगा आपको जब इसके बाद में दूसरा फ्लूइड के बारे में जिक्र करूंगा आपका। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा फ्लूइड, सॉरी। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस ग्राफ को अगर आप सही से देखोगे ना तो आपको सब पता चल रहा है कि जैसे 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 आप आगे मतलब आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगी, इसकी स्लोप घट रही है। स्लोप घट रही है तो मतलब क्या होता है, एपरेंट विस्कोसिटी कम हो रही है, एपरेंट विस्कोसिटी कम हो रही है। एपरेंट विस्कोसिटी का जिक्र नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में हो रहा है, तो एन की वैल्यू इस केस में पता हो क्या होगी, वन से कम होगी। अब डी यू बाई डी वाई की वैल्यू जितनी आप बढ़ाओगे, जितनी भी आप बढ़ाओगे, जितनी भी ज्यादा बढ़ाओगे, इस तरह से बढ़ाओगे तो हमारे पास जो एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू है वो घट जाएगी, घट जाएगी। आप बताएंगे कैसे, थोड़ा बताओ जरा। आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, एन की वैल्यू कुछ भी डालो, वन से कम डालो तो ऊपर की ये डी यू बाई डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। अब नेगेटिव को जितना भी ज्यादा डिफॉर्मेशन देखो वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, लेकिन नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब क्या होगा, उतनी कम हो जाएगी। यानी डायनेमिक विस्कोसिटी, सॉरी, एपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किस केस में, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ये है आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो प्लास्टिक
प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, ये हो गया आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ये जो डेटा, ये ध्यान रखना, इस किसका है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का। और जो ये डेटा है आपका, ये किसका है, ये आपका किसका, डायलेटेंट फ्लूइड का। ये तो आपको पता ही है, ये किसका है, स्यूडो प्लास्टिक। इतना। अब इसके बाद चलते, ये अब इसके बारे में मैंने एक आपको जिक्र किया था, ये क्या टाउ नॉट है, ये इनिशियल स्टेज है। ये इनिशियल स्टेज का केस है। आपके पास जो जैसे हमें हमें ये एक बात बताया कि नॉन न्यूटन फ्लूइड के केस में आपको पता है कि ये इनिशियल स्टेज, बहुत सारे फ्लूइड में इनिशियल स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, एक पढ़ते हैं हम बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, थोड़ा सा मैं और रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ताकि आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं यहाँ पे। टाउ नॉट, ये है टाउ नॉट, इनिशियल सेरेस्टेज, या बोलते हैं इसको यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इनिशियल सेरेस्टेज और यील्ड स्ट्रेस। अब देखो जरा, इनिशियल सेरेस्टेज, अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में बताऊं क्या होगा, इस केस में आपको एक बात तो ध्यान रखना है, टाउ नॉट कभी भी जीरो नहीं होगा, टाउ नॉट तो होगा ही होगा। अब इस एन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। एन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अब इस केस में जब आप बताएंगे एन की वैल्यू, आप यहाँ पे वन पुट करेंगे, तो आप खुद बताओ एन की वैल्यू जब वन पुट करोगे आप यहाँ पे, तो म्यू ए इक्वल टू म्यू नहीं आया, तो डी वाई बाई एक्स क्या है, कांस्टेंट। इस केस में क्या होता है, म्यू ए जो है हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी है, इस केस में कांस्टेंट होगी। ये बिंगम है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड के केस में एक बात बताओ, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसमें डायनेमिक और सॉरी, जिसमें डायनेमिक और एपरेंट विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आपको बताना है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस केस में क्या इनिशियल स्टेज, थोड़ा मैं इसके बारे में जिक्र करता हूँ। इनिशियल स्टेज क्या होता है, टाउ नॉट। आप एक बात बताओ, टूथपेस्ट तो आपने देखा है, कोलगेट ना, टूथपेस्ट आपने देखा ही होगा, जब आप उसकी कैप को क्या खोलते हो और उसको उल्टा करते हो, इस तरह से, इस तरह से आप मतलब खोलने के बाद उल्टा करते हो, तो आप खुद बताओ कि टूथपेस्ट नीचे गिरता है, तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, उसमें विस्कोसिटी, आप बताएंगे विस्कोसिटी इफेक्ट का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस केस में एक बात ध्यान रखना है, इसमें एक बात और है कि हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट है। एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। किस केस में, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के केस एपरेंट विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है। या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एपरेंट विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी के बराबर होगी, स्लोप सेम है, कांस्टेंट है। तो मैं अभी तक मेरा क्वेश्चन क्या था, टूथपेस्ट जब हम खोलते हैं, तो अगर मैं उल्टा करूँ इसको ना, तो उस केस में क्या है, नीचे क्यों नहीं गिरता, तो उसके लिए आपको पता है कि जब तक आप पीछे से उसको प्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप पीछे से क्या शेयर फोर्स नहीं लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस नहीं लगेंगे, तब तक जो टूथपेस्ट वो नीचे नहीं गिरेगा। तो उसी जो हम मतलब, जो कोलगेट को हम पीछे से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ना, कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, यानी कि मतलब शेयर फोर्स लगाते हैं, तो वही ये एक तरह से इनिशियल शेयर स्ट्रेस है। ये इनिशियल शेयर स्ट्रेस वही है, आपको समझना चाहिए कि इनिशियल शेयर स्ट्रेस वही जो मतलब इनिशियली हमने अप्लाई किया है, आपको ये बात ध्यान देनी है। अब अगला डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके सामने, इस तरह से अगला ग्राफ है इसमें ये। अब आप बताएंगे ये वाला, अब जो ये ग्राफ है, ये आपका किसका, ये ग्राफ है आपका रियोपैक्टिक पैक्टिक फ्लूइड है, ये है रियोपैक्टिक फ्लूइड। इस केस में भी आपको रियोपैक्टिक फ्लूइड के केस में आपको ध्यान देना है, एन की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी वन से। अगर डी यू बाई डी वाई आप वाई बड़ा होगे, उस केस में जो है ना, एपरेंट विस्कोसिटी वैल्यू बढ़ेगी। ये ध्यान देना, ये बढ़ेगी। ये डेटा किसका है, इसका। ये डेटा किसका है, इसका। ये बात आपको ध्यान देनी है। ओके, रियोपैक्टिव फ्लूइड, और रियोपैक्टिव फ्लूइड की एक खास बात और भी है, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे टाइम, मतलब रियोपैक्टिव फ्लूइड में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ना, जैसे टाइम बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उस केस में होगा हमारे पास, एन की वैल्यू तो बढ़ी है, उस केस में हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जो शेयर स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इस बात का आपको सही से ध्यान देना है। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ गया, ऐसे तो विस्कोसिटी, तो एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम, मतलब टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उस केस में क्या होगा, हमारे पास एपरेंट विस्कोसिटी क्या कर इंक्रीज कर जाएगी। और जब एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाए, शेयर स्ट्रेस भी इंक्रीज। अब इसके बाद देखते हैं, ये आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, सॉरी, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का, थिक्सोट्रॉपिक
फ्लूइड। थ्रिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड भी क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एन की वैल्यू 1 से कम होती है। अगर आप डी यू बाई डी वाई दोगे, डी वाई बढ़ाओगे, तो उस केस में बताऊं क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी क्या, एपरेंट विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज, एपरेंट विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज। तो ये इसका डेटा है, ध्यान रखना। जैसे टाइम एन की वैल्यू तो हमारे पास पता है कि एन की वैल्यू 1 से कम है। अब जैसे डी यू बाई डी वाई इंक्रीज हो गई, उस केस में एपरेंट विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम 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 बीतेगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में आपको ये ध्यान देना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस केस में हमारे पास क्या होगा, डायनेमिक सॉरी एपरेंट विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज। जब एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करे तो शेयर स्ट्रेस विल बी डिक्रीज। तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। तो सोचेगा जरा, अब एक एक, जैसे डायलेटेड फ्लूइड से 4 क्वेश्चन बन सकते, न्यूट्रिएंट फ्लूइड से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन मतलब बन सकते, सोचिएगा जरा, तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 30-32 क्वेश्चन तो इसी ग्राफ से बन सकते हैं, अगर आपको इसमें इस ग्राफ के बारे में मतलब डिटेल से नॉलेज है, मतलब जो चीज मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपको इसके बारे में मतलब ऐसा है कि थोड़ा समझ और अच्छी तरह समझना है, तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। इस ग्राफ में इतना ही था, सारी चीज मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दी है। ये है शेयर स्ट्रेस। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।